जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ में मिल जाती है, वहां चाय की फ्रेंचाइजी खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल आइडिया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें लोग एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी ओनर प्रफुल्ल बिल्लोरे को गाली देते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें फ्रॉड कंसीडर कर रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से ज्यादा एफआईआर की जा चुकी है और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग प्रफुल्ल को कुछ महीने पहले तक अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहे हैं? क्या एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या सिर्फ एक फील्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा? क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रफुल्ल को जेल जाना पड़ेगा? आज की वीडियो में हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो एमबीए चाय वाला के ओनर प्रफुल्ल पर पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करने वाले हैं और इसके फॉल होने का कारण ढूंढने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रफुल्ल 14 जनवरी 1996 को एमपी के धार में पैदा हुए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसे ही एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा जॉब करे। लेकिन प्रफुल्ल ने पहले से ही बिजनेस करने का और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा हुआ था। 20 की उम्र में वो सीआईटी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उनके करियर का मेजर सेटबैक मिलता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन यहाँ प्रफुल्ल की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसी को देखते हुए उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। अब आपको बताता हूँ, प्रफुल्ल इस दौरान मैकडॉनल्ड में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये काम कुछ खास पसंद नहीं था और इसी वजह से 50 दिनों तक काम करने के बाद वो मैकडॉनल्ड्स की जॉब छोड़ देते हैं और आईआईएम अहमदाबाद के पास चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन उन्हें 1 रुपए का भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन 300 रुपए कमा लेते हैं और इसी तरीके से प्रफुल्ल बिल्लोरे के चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगता है और उनकी सारी सेल्स हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जिसका स्टार्टिंग भी बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। अब भारत में एमबीए चाय वाले की 100 से ज्यादा आउटलेट्स है और प्रफुल्ल की नेटवर्थ 25 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई है। अब दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकाले तो मिडिल क्लास से आने वाला लड़का, जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े थे और जिसकी एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, वो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और उस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है कि इतना कोई सोच भी नहीं सकता। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिल्लोरे की इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबको दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेस हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही में उन्होंने मिडिल क्लास में आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? यहाँ आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा। वो लोग भी एक स्ट्रगल से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने का ट्राई करते हैं, पर वो स्ट्रगल से नहीं बल्कि उनके सक्सेस से और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों, यही प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं, या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहे या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है, हम अक्सर आसान रास्ते को ही चूज करते हैं और यहाँ भी लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे बैंकों से लाखों का लोन उठाया और एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी कीमत देकर एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहते थे और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद प्रफुल्ल का ये बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन दोस्तों, प्रफुल्ल का ये बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, ये जानते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोको, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट मॉडल। इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को ओन भी करती है और उसके ऑपरेशन भी कंपनी के हाथों में ही होते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं होता। दूसरा होता है कोफो, यानी कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेट मॉडल, जहां फ्रेंचाइजी की ओनरशिप कंपनी के पास होती है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए नहीं देते। तीसरा है फोको, यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेट मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइजी ओनर उस आउटलेट का मालिक तो होता है, लेकिन वहां के सारे ऑपरेशन कंपनी हैंडल करती है। और वहीं छोटा और आखिरी मॉडल होता है फोफो, यानी फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल।
इसमें कंपनी एक फ्रेंचाइजी ओनर को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और इसके बदले में एक फिक्स पैसे चार्ज करती है। फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी का पूरा जिम्मा उस ओनर पर ही होता है और कंपनी उसका प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदार नहीं होती। और एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी भी फोफो मॉडल पर वर्क करती है। एमबीए चाय वाला अपने अंदर 3 टाइप की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से लाखों लोन उठाया था और आज वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगा रहे हैं कि एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है। पर दोस्तों आप यही गौर से देखोगे ना तो यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं है बल्कि लोगों की है, जिन्होंने बिना सोचे समझे मार्केट की हाइप को देखते हुए एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। एमबीए चाय वाले का बिजनेस मॉडल में पहले दिन से ही फ्लॉस तो थे, लेकिन लोग जिसे समझ ही नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की जगह कॉफी, बर्गर या पिज्जा का होता ना तो शायद ये इतनी बुरी तरीके से फेल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। दोस्तों हम भारतीयों के लिए चाय बहुत सी अहम चीज है और हम में से ज्यादातर लोग दिन में 2 से 3 बार तो चाय पीते ही होंगे। अब अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उन्हें चाय नाश्ता कराते हैं, ना कि कॉफी या पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो या फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आप चाय पीने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचोगे। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी दुनिया की हर चीज को 2 तरीके से देखती है, एक है नीड और दूसरी है वांट। नीड यानी वो चीज जो इंसान को बेसिक जरूरत होती है, जबकि वांट वो चीज है जिन्हें हम पाना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब नीड और वांट की साइकोलॉजी ये है कि नीड की डिमांड जितनी ज्यादा होती है उसकी सप्लाई उतनी ही सरप्लस है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी नीड्स को बहुत ही आसानी तरीके से पूरा कर लेते हैं और इसीलिए हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। वॉट्स की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती। वही वजह है कि लोग ऐसी चीजों को लग्जरी मानते हैं और उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब दोस्तों हम जब कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स जाते हैं या फिर बर्गर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स, तो वहां हमें एक प्रीमियर एक्सपीरियंस मिलता है। इन कंपनीज की फ्रेंचाइजी की लाइटनिंग और ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना वाइब्रेंट है और रिच होता है कि मिडिल क्लास वाले को यहाँ एक अमीरों वाली फीलिंग आती है। और यही वजह है कि हम यहाँ आखिर ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन एमबीए चाय वाले के साथ ऐसा नहीं है। चाय हमारे लिए ना ही कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है और ना ही इसकी फ्रेंचाइजी में आकर लोगों को रीच फील होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रफुल्ल बिल्लोरे से इन्फ्लुएंस होने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए या नहीं लेकिन सपने बड़े जरूर देखते हैं। अब अगर हम प्रफुल्ल की ऑडियंस पर नजर डालें तो 85 to 90% लोग छोटे शहरों से और गांव से आने वाले, जबकि 10 से 15% लोग ही बड़े शहरों में रहते होंगे। छोटे शहरों में से आने वाले ये लोग नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए की होती है। लेकिन एमबीए चाय वाला उसी चाय को 50 रुपए से 100 रुपए में बेच रहा है, जो कि मिडिल क्लास के हिसाब से एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे की स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग शुरुआत में 1-2 बार ये देखने तो जरूर आते हैं कि एमबीए चाय वाले में आखिर ऐसी क्या खास बात है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान 50 रुपए से 100 रुपए की चाय पीने के लिए रोज तो नहीं आने वाला। अब दोस्तों शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कोई भी ब्रांड तभी सक्सेस होता है जब उसके पास कोई यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट हो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब किसी ब्रांड के पास कुछ ऐसा होता है जो उनके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो लोग अपने आप ही उस ब्रांड के और अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों चाय के बिजनेस में क्या ही यूएसपी होगी? सेम टेस्ट की चाय 10 रुपए की छोड़कर कैफे में आकर 50 रुपए देकर कौन पिएगा? एमबीए चाय वाले के पास एक ही यूएसपी है और वो है प्रफुल्ल बिल्लोरे की स्टोरी। जबकि एमबीए चाय वाले की ब्रांड आइडेंटिटी ही प्रफुल्ल की पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़ी हुई है और ऐसे बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेस नहीं हो सकते। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एमआरएफ स्टिकर वाले बैट की पहचान सचिन तेंदुलकर और उनके शानदार खेल से है, लेकिन अगर उसमें जसप्रीत बुमराह एमआरएफ के बल्ले से खेले तो उस पर कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। सेम यही चीज हमें एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी के साथ देखने मिलती है। प्रफुल्ल बिल्लोरे के चेहरे के साथ तो उनका आउटलेट चल जाती है, लेकिन लोग लॉन्ग रन में फ्रेंचाइजी ओनर इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी ओनर प्रफुल्ल को अब्यूज कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट्स का सपना दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके साथ फ्रॉड किया। अब अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी स्पीच में कहा था कि उनकी फ्रेंचाइजी खरीद लोगे तो दिन के 10,000 तक कमा सकते हो और महीने के लाखों कमा सकते हो। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो फ्रेंचाइजी ओनर दिन के 1000 रुपए भी नहीं बना पा रहे। अब सवाल उठता है कि क्या प्रफुल्ल बिल्लोरे को इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है और क्या फ्रेंचाइजी ओनर के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे?
अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एमबी चाय वाला फोफो बिजनेस मॉडल पर चलता है, जिसमें कंपनी का काम सिर्फ स्टोर को स्टेब्लिश करके देना होता है और उन्हें रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। और इसके बाद कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि इसके बाद कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस। प्रफुल्ल ने अपनी स्पीचेस में जो भी वादे किए हो, लेकिन उन्होंने जो रिटन डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कोई भी वादे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी। साथ ही उनकी फ्रेंचाइजी फीस भी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसे वापस नहीं किया जाता। अब दोस्तों किसी भी देश के कानून मुंह से बोली हुई बात पर तो भरोसा ही नहीं करता, वो सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव करता है। तो इस तरीके से शायद ही प्रफुल्ल को कोई लीगल इशू को झेलना पड़े। तो दोस्तों इसका मतलब है प्रफुल्ल पहले दिन से ही सेफ साइड पर थे, उन्होंने टेक्निकली कोई फ्रॉड नहीं किया। तो दोस्तों आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो।